दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पाताल सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक होटल को देखते हैं, जहां एक वेटर थॉम नाम के एक आदमी के रूम में खाना लेकर जा रहा होता है। और जब वो वेटर थॉम के रूम में आता है, तब उसे वहाँ थॉम की लाश पड़ी हुई मिलती है। ये देखकर वो वेटर काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ खूनी ने बड़ी बेरहमी से थॉम की हत्या की थी। अब सीन चेंज होता है और हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर हाथीराम को देखते हैं। हाथीराम अपने कैबिन में कुछ काम कर रहा होता है। तभी थाने में गीता नाम की एक औरत आती है और वो हाथीराम से कहती है कि मेरे पति रघु और मेरे बीच में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी। तब से मेरे पति घर नहीं आए हैं और मैंने हर जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रहे। तब हाथीराम गीता के पति की कंप्लेन दर्ज कर लेता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्दी से रघु के बारे में पता लगाना होगा। दूसरी तरफ टीवी में हम कमिश्नर को देखते हैं। सभी रिपोर्टर्स उनसे थॉम के मर्डर के पीछे की वजह पूछ रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉम नागालैंड का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। साथ ही थॉम इंडियन गवर्नमेंट के साथ समिट में हिस्सा लेने वाला था, पर उससे पहले ही थॉम की हत्या हो गई। इस पे कमिश्नर रिपोर्टर से कहते हैं कि हम सभी थॉम के कातिल का जल्दी पता लगा लेंगे। फिर मिनिस्टर कमिश्नर से कहते हैं कि थॉम के मरने की वजह से ये समिट पर काफी असर पड़ा है। इससे पहले बात और बिगड़ जाए तो हमें इस केस को जल्दी से सॉल्व करना ही होगा। जिसके बाद हम हाथीराम को देखते हैं। हाथीराम रघु के दोस्तों से जाकर रघु के बारे में पूरी पूछताछ कर रहा था। तब रघु के दोस्त हाथीराम को बताते हैं कि रघु कुछ समय से काफी अजीब बर्ताव कर रहा था और रघु हमेशा किसी दूसरी लड़की से फोन पर बात करता रहता था। तब रघु के दोस्त हाथीराम को उस कंपनी का एड्रेस दे देते हैं जिस कंपनी में रघु काम किया करता था। फिर हाथीराम उस कंपनी के मालिक जोगी से आकर मिलता है और पूछता है कि क्या तुम रघु नाम के एक आदमी को जानते हो। इस पे जोगी उसे बताता है कि रघु मेरी कंपनी में काम किया करता था, पर वो 2 हफ्ते पहले मेरी कंपनी छोड़कर चला गया था। तब से मेरी रघु से कोई बात नहीं हुई। जोगी की बातें सुनने के बाद हाथीराम अपने ऑफिसर से कहता है कि मुझे 2 हफ्ते पहले की रेलवे स्टेशन की फुटेज चाहिए, क्योंकि अगर रघु ये शहर छोड़कर गया होगा तो हमें फुटेज के अंदर उसका चेहरा जरूर दिखेगा। अब जब हाथीराम वहाँ से जा रहा होता है, इतने में उसे एक कांस्टेबल का कॉल आता है। वो कांस्टेबल बताता है कि हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश रघु की हो सकती है। ये सुनने के बाद हाथीराम गीता को लेकर जल्दी से उस लाश के पास आता है और वहाँ गीता उस लाश को देखने के बाद हाथीराम से कहती है कि ये मेरे पति की लाश नहीं है। मेरे पति के पेट पर एक काफी पुराना निशान है। वहीं मॉर्चरी में अंसारी भी थॉम की बॉडी की जांच करने आया होता है। तब डॉक्टर अंसारी को बताते हैं कि खूनी ने काफी खतरनाक तरीके से इस आदमी को मारा है और वो खूनी जरूर इस हमले से कोई मैसेज देना चाहता है। फिर जब रात के समय हाथीराम अपने घर आता है, तब उसे अपने घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। असल में वो गाड़ी हाथीराम के साले जीतू की थी। घर में जीतू हाथीराम को बताता है कि मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है। उस कंपनी में फाइनेंस का काम होता है और कंपनी वाले मुझे काम के बदले में काफी अच्छे पैसे दे रहे हैं। जीतू की बातें सुनकर हाथीराम की बीवी उससे कहती है कि आप भी जीतू की कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, मगर हाथीराम को अपनी पुलिस की नौकरी से काफी ज्यादा प्यार था और वो इसके अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं चाहता था। फिर जीतू के जाने के बाद हाथीराम की बीवी उससे कहती है कि कब तक हम कम पैसों में अपना गुजारा करेंगे, हमें अपने बेटे का भविष्य बनाना है, तुम्हें एक बार जीतू के बॉस से जाकर मिलना चाहिए। तब हाथीराम भी अपनी बीवी की बातों से थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जिसके बाद हम अंसारी को देखते हैं। अंसारी उस होटल में जाकर पूछताछ करने लगता है जिस होटल में थॉम की मौत हुई थी। वहाँ वो वेटर अंसारी को बताता है कि एक रात पहले थॉम किसी से फोन पर गुस्से में बात कर रहा था और थॉम ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी की थी। उसके अगले ही दिन जब मैं थॉम के लिए खाना लेके गया तो उसके रूम में लाश पड़ी हुई थी। तब अंसारी भी अपने ऑफिसर को होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। अब अगले दिन जीतू हाथीराम को अपने बॉस से मिलाने ले जाता है तो जीतू का बॉस हाथीराम से कहता है कि हमारे यहाँ पर काफी सारे पैसों की अदला बदली होती है, इसलिए हमें अपनी कंपनी के सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। इसके बदले में हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर हाथीराम उस आदमी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस गैर कानूनी काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है।
तभी रास्ते में हाथीराम को गीता के फोन से कॉल आता है और गीता के फोन से ट्रैफिक ऑफिसर बात कर रहा था। वो हाथीराम से कहता है कि सर गीता का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तब एक्सीडेंट की बात सुनकर हाथीराम काफी घबरा जाता है। दूसरी तरफ अंसारी होटल की सारी फुटेज चेक कर रहा था। उसी समय अंसारी को थॉम के रूम से निकलते हुए रोज नाम की लड़की दिखती है। रोज थॉम के रूम से निकलकर काफी तेज भाग रही थी और उसका बर्ताव भी काफी अजीब लग रहा था। तब अंसारी अपने ऑफिसर को रोज का पता लगाने को कहता है। फिर थोड़े टाइम बाद हाथीराम भी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ हाथीराम को पता चलता है कि गीता की हालत काफी ज्यादा खराब है और गीता का बेटा भी अपनी मॉम को लेकर काफी ज्यादा दुखी था। वहीं हम अंसारी और कमिश्नर को देखते हैं। वो लोग नागालैंड के बड़े पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे। नागालैंड वाले थॉम की मौत के जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को बताती है, क्योंकि थॉम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। पर अंसारी उन्हें भरोसा दिलाता है कि हम लोग कैसे भी करके थॉम के खूनी का पता लगा लेंगे। जिसके बाद कुछ ऑफिसर थॉम के बॉडीगार्ड डैनियल को अंसारी के पास लाते हैं। तो अंसारी उससे पूछता है कि जिस दिन थॉम की मौत हुई थी उस दिन तुम कहाँ पर थे। इस पे डैनियल झूठ कहता है कि मैं उस दिन चर्च गया था। लेकिन अंसारी को डैनियल पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी वहाँ एक औरत आती है जो अंसारी से कहती है कि उस दिन डैनियल और मैं एक साथ बाहर गए थे और डैनियल आपसे इसलिए झूठ कह रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मेरे पति को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता न चल जाए। फिर कॉल पर कुछ ऑफिसर अंसारी को बताते हैं कि रोज ध्रुव नाम के एक आदमी के बार में काम करती थी, इसलिए अंसारी जल्दी से ध्रुव के बार में जाता है। तो अंसारी ध्रुव से रोज के बारे में पूछता है। ध्रुव कहता है कि रोज काफी समय पहले ये बार छोड़कर चली गई है। उस दिन के बाद से मैं उसे कभी मिला नहीं। तब अंसारी ध्रुव से रोज के घर का एड्रेस ले लेता है। उस एड्रेस पर जाने के बाद अंसारी को पता चलता है कि रोज एक किराए के घर में रहती थी और रोज की लैंडलॉर्ड बताती है कि हमेशा रोज से मिलने एक आदमी रेड कार में घर आया करता था। ये सुनने के बाद ऑफिसर अंसारी को कहते हैं कि ध्रुव के पास भी तो एक बहुत महंगी रेड कार है, शायद से ध्रुव हमसे झूठ कह रहा है। तब अंसारी को भी ध्रुव के ऊपर शक होने लगता है। यहाँ हॉस्पिटल में गीता की मौत हो जाती है, जिसकी मौत की खबर सुनकर हाथीराम काफी दुखी हो जाता है। वहीं हाथीराम देखता है कि कुछ लोग हॉस्पिटल में गीता के बेटे को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो गीता का बेटा भी उन लोगों से डर रहा था। तब हाथीराम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन हाथीराम चाहकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। जिसके बाद कांस्टेबल हाथीराम को रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। तब उस फुटेज में हाथीराम को रघु के साथ रोज भी दिखाई देती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास एक फोन पड़ा हुआ मिलता है और वो बच्चा फोन लेकर घर आ जाता है। घर पर उस बच्चे की माँ जैसे ही फोन देखती है तो वो काफी गुस्सा करती है कि तुम्हें ऐसे किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए था, तुम जाकर ये फोन वहीं रखाओ। लेकिन तभी उस फोन पर किसी का कॉल आता है और कॉल पर दिल्ली पुलिस उस औरत को कहती है कि आपको जो फोन मिला है वो फोन रोज नाम की लड़की का है, इसलिए हम उसे लेने आ रहे हैं। असल में रोज का फोन रेलवे स्टेशन पर गिर गया था और वो बच्चा वही फोन उठा लाया था। खैर फिर हम अंसारी को देखते हैं, जहां हाथीराम उसके पास आकर उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें रघु और रोज एक साथ स्टेशन पर कहीं जा रहे थे। वो फुटेज देखने के बाद अंसारी कमिश्नर से जाकर कहता है कि सर शायद से थॉम और रघु का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए हाथीराम सर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर ये कहकर इनकार कर देता है कि हाथीराम एक छोटी सी पोस्ट का ऑफिसर है, वो ये केस हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अंसारी काफी दुखी हो जाता है। फिर अंसारी हाथीराम से आकर कहता है कि सर मैं चाहकर भी आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। तब हाथीराम भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि भले ही अंसारी अब हाथीराम से पोस्ट में बड़ा था, पर वो हाथीराम की पूरी इज्जत करता था। फिर रात के समय हाथीराम एक आदमी के साथ चुपके से जोगी की कंपनी में घुसकर जांच पड़ताल करने लगता है। तो हाथीराम देखता है कि हर दिन जोगी की कंपनी के कुछ लोग नागालैंड जाते थे और उन सभी लोगों के आने जाने का ट्रांजैक्शन लाखों में था। ये देखकर हाथीराम काफी हैरान हो जाता है और अगले दिन वो उस एजेंसी के पास आता है जहां से जोगी अपने लोगों के नागालैंड जाने का टिकट बनवाता था। तब हाथीराम उस एजेंसी के ओनर से पूछता है कि आखिर जोगी के आदमी आज किस समय पर नागालैंड से दिल्ली आने वाले हैं। इस पे वो बताते हैं कि आज शाम की ही ट्रेन है। जिसके बाद शाम के समय हाथीराम रेलवे स्टेशन पर जोगी के आदमियों का इंतजार कर रहा होता है। तो थोड़े टाइम बाद जोगी के आदमी दिल्ली आते हैं और उनकी नजर हाथीराम पर पड़ती है, जो देखकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं।
तब हाथीराम भी उनका पीछा करता है, पर वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। जिसके बाद वो लोग जल्दी से जोगी की फैक्ट्री पर आते हैं। जोगी उनसे पूछता है कि आखिर तुम सभी को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। इस पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें किसी ने देखा नहीं, पर वो हाथीराम हमारा पीछा कर रहा था। उसी समय हम हाथीराम को देखते हैं, जो उनका पीछा करते हुए जोगी की फैक्ट्री में आ गया था और फैक्ट्री के अंदर वो उन लोगों को इलीगल तरीके से ड्रग्स बनाते हुए देख लेता है। तब हाथीराम अंसारी को कॉल करके सारी बात बताता है और कुछ ही देर में अंसारी और उसके साथी जोगी की फैक्ट्री पर रेड मारते हैं और जोगी को अरेस्ट भी कर लेते हैं। फिर अगली सुबह ये खबर सारी मीडिया को पता चल जाती है और कमिश्नर सभी मीडिया से कहते हैं कि मैंने अपनी जान पर खेलकर अपराधियों को पकड़ा है। पर कमिश्नर की बातें सुनकर अंसारी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि अंसारी जानता था कि हाथीराम की मदद के बिना स्मगलर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंसारी हाथीराम के पास आकर उसे कहता है कि सर, आपको मीडिया को जाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इस पे हाथीराम कहता है कि मेरे गुंडों को पकड़ने का मकसद फेमस होना नहीं था, मैं अपने देश की भलाई के लिए ये काम करता हूँ। तब हाथीराम की बातें सुनकर अंसारी को हाथीराम पर और गर्व होने लगता है। फिर अंसारी कमिश्नर से जाकर कहता है कि सर, मैं हाथीराम सर को अपनी टीम में लेना चाहता हूँ और हम दोनों मिलकर एक साथ थॉम के केस को सॉल्व कर लेंगे। तब अंसारी के काफी कहने के बाद कमिश्नर उसकी बात मान लेता है। फिर कमिश्नर उसे बताता है कि जोगी जिस आदमी को ड्रग सप्लाई किया करता था, उस आदमी का नाम मैक्स रिजू है। तब अंसारी और हाथीराम जोगी से आकर रघु के बारे में सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। तो जोगी बताता है कि मैंने रघु को इसलिए काम से निकाला था क्योंकि रघु को पुलिस वालों ने 50,000 रुपयों के साथ पकड़ लिया था और रघु वो रुपए रोज के लिए लेकर जा रहा था। फिर जब ध्रुव को ये बात पता चली कि रघु रोज से मिलने जाता था, तो ध्रुव ने रघु को बहुत मारा था। ये सुनने के बाद हाथीराम और अंसारी ध्रुव के फार्म हाउस पर उससे मिलने जाने वाले होते हैं, पर उससे पहले ध्रुव खुद अपने वकील के साथ अंसारी के पास आता है। वहाँ ध्रुव कहता है कि रोज और रघु के केस में मेरा कोई हाथ नहीं है और जब से रोज ने काम छोड़ा है तब से मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। तब ध्रुव की बातें सुनकर अंसारी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ध्रुव के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण वो ध्रुव को छोड़ देते हैं। उसी समय न्यूज में कुछ आतंकवादियों का वीडियो आता है और वीडियो में 3 आतंकवादी कह रहे थे कि हम लोगों ने थॉम का खून किया है। यहाँ उस वीडियो में एक लड़की भी मास्क लगाकर खड़ी हुई थी और उस लड़की का चेहरा थोड़ा बहुत रोज से मिल रहा था। इसलिए अंसारी अपने सीनियर से कहता है कि सर, अगर हमें थॉम के केस के पीछे का राज जानना है तो हम लोगों को नागालैंड जाना होगा। तब कमिश्नर भी उन्हें नागालैंड जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद हमें नागालैंड के रेलवे स्टेशन पर रोज दिखाई देती है। तब उस रेलवे स्टेशन पर इसाक नाम का ऑफिसर रोज को देख लेता है और वो जैसे रोज को पकड़ने के लिए आता है, उससे पहले रोज वहाँ से भाग जाती है। फिर जब हाथीराम पुलिस स्टेशन आता है, तब उसे पुलिस स्टेशन में गीता का बेटा बैठा हुआ दिखता है और गीता के मरने के बाद अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसी वजह से हाथीराम उसे अपने घर लेकर आता है। घर पर हाथीराम की बीवी उस बच्चे को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो हाथीराम से कहते कि तुम मुझसे बिना पूछे इस बच्चे को घर लेकर क्यों आए हो। इस पे हाथीराम कहता है कि अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसके लिए एक अनाथ आश्रम ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे एक जगह मिल जाएगी मैं इसे वहाँ डलवा दूंगा। तभी हाथीराम को अंसारी का कॉल आता है और अंसारी हाथीराम से कहता है कि सर, हमें कल सुबह नागालैंड जाना है क्योंकि मैक्स रिजू को भी नागालैंड में देखा गया है और नागालैंड में ही हमें रोज और रघु मिल सकते हैं। तब हाथीराम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं और मैक्स को ड्रग्स लेने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी, इसलिए मैक्स को हर समय ड्रग्स चाहिए होते हैं। अब अंसारी और हाथीराम फ्लाइट से नागालैंड आ जाते हैं, तो नागालैंड के एयरपोर्ट पर उन दोनों को मेघना नाम की लेडी ऑफिसर मिलती है। मेघना उन दोनों से कहती है कि आप लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए ऑफिसर आइजैक हमेशा आपके साथ रहेंगे। तब अंसारी मेघना से कहता है कि आज शायद से थॉम का फ्यूनरल है और मैं थॉम के फ्यूनरल में जाना चाहता हूँ। इस पे मेघना पहले तो मना करती है क्योंकि थॉम के सुरक्षा की जिम्मेदारी अंसारी की थी और जब से थॉम मरा है तब से नागालैंड के लोग दिल्ली पुलिस पर काफी गुस्सा हैं। लेकिन अंसारी के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मेघना उन्हें थॉम के फ्यूनरल में ले जाती है, पर जाने से पहले मेघना उन्हें कहती है कि तुम लोगों को थॉम के बेटे रूबन से बचकर रहना होगा क्योंकि रूबन एक साइको है और वो कभी भी किसी को मार सकता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो लोग फ्यूनरल में आ जाते हैं। फ्यूनरल में रूबन की एक दूसरी गैंग से लड़ाई हो जाती है, तो रूबन उस गैंग के लोगों को मारने लगता है। हालांकि इतने में सभी लोग आकर रूबन को शांत करा देते हैं।
वहीं अंसारी और हाथीराम रेड्डी नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से भी मिलते हैं। फिर थॉम की बीवी अपने बेटे रूबन से कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हें गद्दी संभालनी है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूबन अपने डैड से बहुत प्यार करता था, इसलिए रूबन ने ठान लिया था कि वो अपने डैड के कातिलों को पकड़ कर रहेगा। फिर रात के समय हाथीराम को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो हाथीराम से कहती है कि गीता का बच्चा ना ही कुछ बोलता है और ना ही खाना खाता है, और वो तो बार बार बेड पर ही टॉयलेट कर देता है। मैं इस बच्चे से परेशान हो गई हूँ। इस पे हाथीराम कहता है कि इस बच्चे ने अपनी माँ को अपने सामने मरता हुआ देखा है, इसलिए उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। फिर अगली सुबह आइजैक हाथीराम और अंसारी को रोज के घर पर लेकर जाता है। रोज के घर पर रोज के मॉम और डैड रहते हैं, और रोज के डैड की दिमागी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। वही अंसारी रोज की मॉम से रोज के बारे में पूछता है। इस पे वो बताते हैं कि रोज हमारे लिए मर चुकी है, मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती, हम लोग काफी सालों से रोज से मिले भी नहीं हैं। यहाँ साथ ही रोज की मॉम कहती है कि थॉम कोई अच्छा इंसान नहीं था, थॉम एक बहुत ही बड़ा राक्षस था। तब अंसारी सोचने लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि थॉम की तो सब लोग इज्जत करते हैं। फिर अंसारी और हाथीराम रघु और रोज का पता लगाने का सोचते हैं, पर आइजैक के साथ रहते हुए वो ये काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग आइजैक से कहते हैं कि हम लोग आज पूरा दिन होटल में रहेंगे, इसलिए आप अपनी ड्यूटी पर चले जाइए। तब आइजैक भी उनकी बात मानकर अपने थाने में चले जाता है। फिर आइजैक के जाने के बाद अंसारी और हाथीराम हर जगह रघु और रोज की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ हाथीराम रेलवे स्टेशन पर एक कुली से रघु के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ मजदूर बैठते हैं, शायद से वो लोग आपको रघु के बारे में बता सकते हैं। दूसरी तरफ अंसारी रेड्डी की बीवी से जाकर रोज के बारे में पूछता है, क्योंकि रोज 2 साल तक रेड्डी के होटल में काम करते थे। यहाँ रेड्डी की बीवी अंसारी से कहती कि रोज काफी पहले यहाँ काम करते थे और वो चोरी छुपकर ड्रग्स भी बेचा करती थी, इसलिए हमने रोज को निकाल दिया था। तब ये बात अंसारी जल्दी से हाथीराम को बताता है, और जब ये दोनों कॉल पर बात कर रहे होते हैं तभी हाथीराम का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसी समय हाथीराम की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो हाथीराम को देखकर तेजी से भागता है। तब हाथीराम भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में कुछ पुलिस वाले आकर हाथीराम के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर रात को वो ऑफिसर हाथीराम को अपने साथ वैन में लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में बिट्टू नाम का एक आदमी उस वैन को रोक देता है और वो हाथीराम को देखकर समझ जाता है कि हाथीराम एक पुलिस वाला है। इसी वजह से बिट्टू उन ऑफिसर को कुछ पैसे देकर हाथीराम को छुड़वा लेता है, जिसके बाद बार में हाथीराम और बिट्टू एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ बिट्टू हाथीराम को पूछने पर बताता है कि यहाँ सभी लोग ड्रग्स मैक्स रिजू को बेचते हैं और मैक्स भी थॉम के लिए काम करता है। फिर बिट्टू से बात करने के बाद हाथीराम और अंसारी मेघना से मिलने जाते हैं। तब मेघना उन दोनों के साथ रोज के डॉक्टर से पूछताछ करने जाती है। वो डॉक्टर बताते हैं कि रोज भी थॉम के लिए काम करती थी। थॉम और रोज के बीच में काफी गहरे रिलेशन थे। इसके आगे मुझे रोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर डॉक्टर से बात करने के बाद अंसारी और हाथीराम मेघना से कहते हैं कि हमें पता चला है कि 10 दिन पहले नागालैंड पुलिस ने होटल से कुछ स्मगलर को ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा था। हम लोग उन ड्रग स्मगलर से मिलना चाहते हैं। तब मेघना उन दोनों को स्मगलर से मिलने की इजाजत दे देती है। फिर अगले दिन वो लोग स्मगलर से जाकर रघु के बारे में पूछते हैं। इस पे एक आदमी उन्हें बताता है कि रघु हमारे साथ ड्रग सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन रघु कुछ समय पहले एकदम से गायब हो गया था। पर मनोज नाम का आदमी रघु को अच्छे से जानता है। तब वो आदमी अंसारी और हाथीराम को मनोज का एड्रेस दे देता है। फिर अंसारी और हाथीराम कार में एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक कार उनका पीछा कर रही है। ये देखकर ये दोनों को उन पर शक होता है और अंसारी और हाथीराम उस कार के अंदर बैठे आदमियों को पकड़ लेते हैं। तभी वो आदमी बताते हैं कि हम लोग नागालैंड के पुलिस वाले हैं और हमें आपके ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। जिसके बाद अंसारी को मेघना का कॉल आता है और मेघना उसे बताती है कि हमें मैक्स रिजू की लाश मिली है। ये सुनते ही अंसारी और हाथीराम जल्दी से मेघना के पास आते हैं और वहाँ वो लोग मैक्स की लाश रस्सी से लटकी हुई देखते हैं, जहाँ किसी ने बड़ी बेरहमी से मैक्स को मार दिया था। साथ ही ये खबर रूबिन को पता चल जाती है, जो सुनकर रूबिन को काफी गुस्सा आता है। फिर आखिर में हम थॉम के बॉडीगार्ड डैनियल को देखते हैं। डैनियल कान में हेडफोन्स लगाकर एक जगह पर आता है और फिर अपनी गन से 3 लोगों को बड़ी बुरी तरह से मार देता है।
यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम रोज को देखते हैं। रोज को ड्रग्स लेने की बहुत बुरी आदत पड़ गई थी, इसलिए रोज एक आदमी के पास आकर ड्रग्स मांगती है, पर रोज के पास उस आदमी को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिसके बदले में वो आदमी रोज को ड्रग्स दे देता है। दूसरी तरफ अंसारी और हाथीराम को उन तीनों की लाश मिलती है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने इन तीनों को मारा होगा। तभी अंसारी को उन तीनों के हाथों पर 15 दिसंबर 1997 डेट लिखी हुई मिलती है, जो कि काफी अजीब बात थी। वहीं मेघना मीडिया से कहती कि हम लोग जल्दी से खूनी का पता लगा लेंगे जिसने उन तीनों को मारा है। इसके बाद अंसारी उन आदमियों के हाथों पर लिखी डेट के बारे में पता लगाने लगता है, और हम हाथीराम को देखते हैं जो मनोज नाम के आदमी के पास जाकर रघु के बारे में पूछता है। इस पे वो बताता है कि कुछ टाइम पहले रघु मेरे पास आया था। असल में रघु को 2 लोगों को बॉर्डर पार कराने के लिए एजेंट की जरूरत थी, और रघु हमेशा रूली नाम के होटल में रुकता था। ये सुनकर हाथीराम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंसारी एक चर्च के फादर के पास आता है, और वो अंसारी को बताते हैं कि 1997 में एक रेबल नाम का बहुत फेमस नागालैंड ग्रुप था, और वो गैंग काफी लोगों को मारा करते थे, पर अभी के समय में वो गैंग पूरी तरह से टूट चुकी है। ये सुनने के बाद अंसारी समझ नहीं पाता कि अगर वो गैंग टूट गई है तो उन तीनों को किसने मारा है। यहाँ हाथीराम जल्दी से रोली होटल में रघु का पता लगाने के लिए आता है, तो हाथीराम को पता चलता है कि रोली होटल रेड्डी की बीवी का होटल है। तो रेड्डी की बीवी हाथीराम से बात करने के बाद होटल के अकाउंटेंट घोष से कहती है कि तुम हाथीराम को होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, पर फुटेज के अंदर हाथीराम को रघु कहीं नहीं दिखता। फिर हाथीराम काफी टेंशन में होटल के बाहर खड़ा होता है। उसी समय उसकी बीवी का कॉल आता है। वो हाथीराम से कहते कि कल हमारे बेटे का बर्थडे है, इसलिए हमें उससे मिलने के लिए हॉस्टल जाना होगा। लेकिन हाथीराम के पास इतनी जल्दी दिल्ली आने के लिए फ्लाइट के पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी काम है, मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। हालांकि हाथीराम भी अपने बेटे के बर्थडे पर उससे मिलना चाहता था। फिर हाथीराम उस होटल के अकाउंटेंट के पास आकर रघु के बारे में पूछता है। साथ ही उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे रघु के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें किसी बहाने से जेल में डाल दूंगा। तब घोष हाथीराम की धमकी से काफी डर जाता है और उसे बताता है कि रघु हमेशा हमारे होटल में रुकने आता था, और रेड्डी सर रघु को 1 लाख रुपए दिया करते थे। ये सुनकर हाथीराम चौंक जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद रात के समय हाथीराम और अंसारी एक बार में आते हैं, और उन्हें बार के अंदर रोज की डॉक्टर भी दिखती है। वो लोग डॉक्टर को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर वो डॉक्टर कहती है कि अगर मैं जल्दी ड्रिंक पी लेती हूँ तो मुझे चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। फिर बार में वो दोनों इस केस की बातें कर रहे थे, तभी बीच में अंसारी उठकर वॉशरूम जाता है। इतने में अंसारी के फोन पर एक लड़की के नाम से कॉल आता है। तब हाथीराम को लगता है कि ये कॉल अंसारी की गर्लफ्रेंड का होगा, इसलिए वो कॉल करके बताने लगता है कि सर तो बाहर गए हैं। पर बात करते समय हाथीराम को पता चलता है कि अंसारी ने एक लड़के का नंबर लड़की के नाम से सेव किया था। असल में अंसारी एक गे था और उसका ये लड़का बॉयफ्रेंड था। ये जानकर हाथीराम को भी शौक लगता है। फिर घर जाते समय रास्ते में हाथीराम अंसारी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम गे हो, लेकिन तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर अंसारी काफी खुश हो जाता है कि किसी ने पहली बार मेरी मजबूरी को समझा है। फिर अगले दिन शिव हाथीराम को आकर दिल्ली की फ्लाइट के टिकट देता है, और असल में ये टिकट अंसारी ने भेजा था। अंसारी को पता चल गया था कि हाथीराम अपने बेटे के बर्थडे पर उससे मिलना चाहता है, जो देखकर हाथीराम भी बहुत खुश होता है। फिर हाथीराम जल्दी से एयरपोर्ट पर चला जाता है। दूसरी तरफ रेड्डी नागालैंड के पॉलिटिशियंस के साथ समिट में बात कर रहा था। उसी समय रेड्डी को थॉम के बेटे रूबेन का कॉल आता है। रूबेन उससे कहता है कि मेरे पापा के जाने के बाद उनकी सारी दौलत मेरी है, इसलिए तुम उनके पैसे मेरे नाम कर दो। क्योंकि थॉम के सारे पैसे के बारे में सिर्फ रेड्डी को पता था, लेकिन रेड्डी उसे पैसे देना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो रूबेन से कहता है कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, उसके बाद में वो सब पैसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। हालांकि रूबेन को रेड्डी के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। फिर हम कुछ गुंडों को देखते हैं। वो गुंडे बजरिया नाम के एक आदमी को बहुत मार रहे थे, क्योंकि बजरिया रेड्डी के होटल को खरीदने वाला था। इसी कारण रूबेन अपने गुंडों से बजरिया को पिटवा रहा था। फिर हम हाथीराम को देखते हैं, जो फ्लाइट से दिल्ली आ गया था, और घर पर हाथीराम देखता है कि उसकी बीवी गीता के बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। ये देखकर हाथीराम बहुत खुश होता है।
फिर हाथीराम अपने परिवार के साथ जल्दी से अपने बेटे की हॉस्टल बर्थडे सेलिब्रेट करने आता है और हॉस्टल में हाथीराम देखता है कि उसके बेटे के साथ एक दूसरी लड़की भी कमरे में है। हालांकि ये लोग उससे कुछ कहते नहीं और बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब अंसारी अपने रूम में बैठा होता है तभी अंसारी को एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी अंसारी को रोज का लोकेशन बता देता है, जिसके बाद अंसारी हाथीराम को ये बात बताने के लिए कॉल करता है, मगर उस समय वो अपने बेटे के बर्थडे में बिजी था, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। साथ ही अंसारी मेघना को भी कॉल करता है, लेकिन मेघना भी उसका कॉल नहीं उठाती। वही रोज अपने घर में बैठी होती है। इतने में कुछ रूबेन के गुंडे रोज पर हमला कर देते हैं और वो गुंडे रोज को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहाँ उसी समय अंसारी आ जाता है और वो रोज को उन गुंडों से बचाकर अपने साथ कार में ले जाने लगता है। तभी हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल की नजर अंसारी और रोज पर रहती है और डैनियल अपनी स्नाइपर से अंसारी के सर पर शूट कर देता है। तब गोली लगने की वजह से अंसारी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तभी रोज कार से उतरकर जंगल की तरफ डर के मारे भाग रही होती है, लेकिन इतने में डैनियल रोज की पीठ पर गोली मारता है और रोज भी जंगल में गिर जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें अंसारी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब अंसारी की पहली बार पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हुई थी, तब विर्क ने अंसारी को हाथीराम के अंडर काम करने के लिए कहा था। वहाँ हाथीराम अंसारी से कहता है कि तुम कभी भी मेरे जैसे मत बनना। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नागालैंड पुलिस को अंसारी की लाश जंगल में पड़ी हुई मिलती है। तब नागालैंड पुलिस जल्दी से अंसारी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही मेघना भी अंसारी की मौत पर काफी दुखी थी और अंसारी ने रोज के पास जाने से पहले मेघना को कॉल किया था, लेकिन मेघना ने उसकी कॉल नहीं उठाई। यही गिल्ट मेघना के मन में था। तब मेघना अपने हेड ऑफिसर को कॉल करके सारी बात बता देती है कि अंसारी की मौत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे अंसारी की रक्षा करने के लिए कहा गया था, पर मैंने उसका कॉल ही नहीं उठाया। इस पे वो मेघना से कहते हैं कि तुम ये सब बात को भूल जाओ और किसी को ये बात मत बताना, वरना नागालैंड पुलिस की काफी बदनामी होगी। तब मेघना भी उनकी बात मानकर किसी को कुछ नहीं बताती, मगर अंदर ही अंदर मेघना काफी दुखी थी। फिर अगले दिन अंसारी की लाश को दिल्ली पुलिस को भेज दिया जाता है और अंसारी की बॉडी देखकर हाथीराम काफी ज्यादा दुखी था। हाथीराम भी अंसारी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि हाथीराम ने भी अंसारी का कॉल नहीं उठाया था। अब अंसारी की फैमिली में कोई भी नहीं होता, इसलिए सभी ऑफिसर्स मिलकर अंसारी को दफनाने के लिए जा रहे थे। इतने में अंसारी का बॉयफ्रेंड भी अंसारी से आखिरी बार मिलने आता है और वो अंसारी को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोता है, जिसके बाद ये लोग अंसारी को दफना देते हैं। अब अगले दिन एक मीटिंग बैठाई जाती है और उस मीटिंग में ऑफिसर हाथीराम से पूछते हैं कि आखिर उस दिन तुम कहाँ गए थे जिस दिन अंसारी की मौत हुई थी। इस पे वो कहता है कि उस दिन मैं अंसारी की परमिशन पर अपने बेटे से मिलने गया था। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अब तो अंसारी जिंदा नहीं है और आखिर तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें सारा इल्जाम अंसारी पर डालना पड़ेगा। ये अंसारी की मौत उसकी खुद की गलती की वजह से हुई है, वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तब हाथीराम को न चाहते हुए भी पूरा इल्जाम अंसारी के सर पर डालना पड़ता है, पर ये करते समय हाथीराम बहुत दुखी था। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि रूबेन के आदमियों ने अंसारी को मारा है। इसी वजह से नागालैंड पुलिस रूबेन को हर जगह ढूंढ रही थी। फिर हम रूबेन को देखते हैं। रूबेन अपने फार्म हाउस पर अपनी मॉम से कॉल पर कह रहा होता है कि मैंने अंसारी को नहीं मारा है, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। जिसके बाद रूबेन अपनी मॉम से बात करने के बाद अपना फार्म हाउस छोड़कर चला जाता है। अब थोड़े टाइम बाद मेघना अपने ऑफिसर के साथ रूबेन के फार्म हाउस पर आती है, लेकिन रूबेन उसे वहाँ नहीं मिलता। तब मेघना अपने ऑफिसर को रूबेन का पता लगाने को कहती है। वहीं रूबेन पुलिस से बचने के लिए जंगल में भाग रहा था। तभी रूबेन को रेड्डी का कॉल आता है। वो रूबेन से कहता है कि तुम्हें पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा। तब रूबेन कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मुझे जेल में डालकर खुद मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। मैं कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद रूबेन कॉल काट देता है। जिसके बाद हाथीराम थाने में काफी निराश बैठा होता है और उसे अपने फैसले पर काफी बुरा लग रहा था। उसी समय एक ऑफिसर हाथीराम से कहता है कि हम लोग सब सिस्टम के कुत्ते हैं, हमें हर समय अपने मालिक की सुननी पड़ती है, वरना हमें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तब हाथीराम उसकी बात सुनकर सहमत होता है। फिर जब हाथीराम अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे अंसारी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो हाथीराम को अपने घर आने को कहता है। फिर जब हाथीराम वहाँ पहुँचता है तो वो हाथीराम
हाथीराम से पूछता है कि आखिर अंसारी की मौत कैसे हुई थी, लेकिन हाथीराम उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं अंसारी के बारे में और बात करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि अंसारी एक ईमानदार ऑफिसर था और मैं कैसे भी करके अंसारी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जिसके बाद हाथीराम अपने घर आ जाता है। घर पर जीतू हाथीराम की बीवी से कह रहा था कि जीजा जी को ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसमें तो हर समय रिस्क रहता है। ये सुनकर हाथीराम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे अपने घर से निकाल देता है। साथ ही हाथीराम अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ये जॉब कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारी जिद की वजह से आज अंसारी की मौत हुई है। ना मैं यहाँ पर आता न अंसारी को कुछ हो पाता। फिर अगली सुबह हाथीराम विर्क से जाकर मिलता है जो हाथीराम को ध्रुव की कॉल रिकॉर्डिंग्स देता है। रिकॉर्ड्स में हाथीराम को पता चलता है कि जिस दिन थॉम की मौत हुई थी उस दिन ध्रुव भी शहर में था, लेकिन पहले ध्रुव ने हाथीराम से झूठ कहा था कि वो थॉम की मौत के दिन किसी दूसरे शहर में काम से गया था। इसलिए हाथीराम जल्दी से ध्रुव के बार का फुटेज चेक करने लगता है और उस फुटेज के अंदर हाथीराम को रोज के साथ ध्रुव भी जाते हुए दिखता है। ये देखने के बाद हाथीराम समझ जाता है कि ध्रुव ने उसे झूठ कहा था कि वो काफी टाइम से रोज से नहीं मिला। फिर हाथीराम और विर्क एक साथ ध्रुव से मिलने उसके घर जाते हैं और ध्रुव के घर पर उसकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। तभी हाथीराम और विर्क ध्रुव को अकेले में ले जाकर रोज के बारे में सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। ध्रुव भी उनसे डरकर सारी बात बता देता है कि रोज और रघु मेरे बार में काम करते थे। मुझे पता चला कि रोज और थॉम के बीच अफेयर चल रहा था। साथ ही थॉम रोज को अपने रिलेशनशिप की बात छुपाने के लिए 50,000 रुपए दिया करता था। तब ध्रुव को भी उस समय पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए ध्रुव ने रोज से कहा कि तुम थॉम को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ रुपए मांगो। तब रोज भी उसकी बात मानकर थॉम से कॉल पर 2 करोड़ रुपए मांगती है। फिर ध्रुव खुद रोज को पैसे लेने के लिए थॉम के होटल पर छोड़ता है, लेकिन रोज बिना पैसे लिए ही होटल से भाग जाती है, जिसमें उसके साथ रघु भी शामिल था। ये सुनने के बाद हाथीराम चौंक जाता है। जिसके बाद हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल रोज को पूरे जंगल में मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। इतने में डैनियल को एक बच्चा मिलता है और वो उसे रोज की फोटो दिखाकर पूछता है कि तुमने इस लड़की को देखा है क्या, लेकिन वो बच्चा कहता नहीं। दूसरी तरफ मेघना अपने बेटे को घर में पढ़ा रही होती है। उसी समय आइजैक मेघना को कॉल करके बताता है कि हमें रोज मिल चुकी है और उसकी हालत काफी खराब है। तब मेघना जल्दी से ये बात हाथीराम को बताती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर रोज की मदद से अंसारी के खूनी का पता लगा सकते हैं। तब हाथीराम भी उसकी मदद के लिए मान जाता है। फिर हाथीराम जल्दी से नागालैंड जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है और जाने से पहले वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकता, मुझे अंसारी को इंसाफ दिलाना होगा। इतना कहने के बाद वो नागालैंड के लिए निकल जाता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब रूबन अपनी मॉम से कह रहा था कि उस आदमी ने हम लोगों को धोखा दिया है और मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। इस पे उसकी मॉम रूबन से कहती है कि तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, मैं उस आदमी पर गुस्सा नहीं हूँ। तभी रूबन की बहन को हम देखते हैं। रूबन की बहन चाकू लेकर अपना हाथ काट लेती है, जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मेघना रोज को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है और रोज की हालत वाकई में काफी ज्यादा नाजुक थी। साथ ही हाथीराम भी फ्लाइट से नागालैंड आ जाता है और वहाँ शिव हाथीराम को समझाता है कि आपको इस केस में वापस नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाथीराम को कैसे भी इस केस को सॉल्व करना था। फिर शिव से बात करने के बाद हाथीराम मेघना से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो मेघना उसे बताती है कि रोज के बचने के चांसेस काफी कम हैं। हमें रूबन को पकड़ने का भी ऑर्डर मिला है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी न्यूज पे बजोरिया की मौत की खबर आती है और बजोरिया को रूबन के आदमी ने मारा था। फिर हाथीराम बजोरिया के बड़े भाई से मिलने उसके घर पर जाता है तो बजोरिया का भाई उसे बताता है कि रूबन नहीं चाहता था कि मेरे भाई रेड्डी से होटल खरीदे, इसी वजह से रूबन ने मेरे भाई को मार दिया। साथ ही वो ये भी बताता है कि रेड्डी अपना सारा कारोबार बेचकर विदेश में सेटल होना चाहता था और इस कारोबार में आधी हिस्सेदारी थॉम की भी थी। उसकी बातों को सुनकर हाथीराम सोच में पड़ जाता है कि आखिर रेड्डी अपना कारोबार बेचकर जाना क्यों चाहता है। फिर हाथीराम ये बात अपने सीनियर विर्क को भी बताता है और उससे रेड्डी के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। इसके बाद हाथीराम को बजोरिया के घर के बाहर 2 ऑफिसर खड़े हुए दिखते हैं। असल में वो ऑफिसर्स रूबेन के लिए काम करते थे। हाथीराम उन दोनों से जाकर कहता है कि मुझे रूबन से मिलना है, मैं रूबन को बचाना चाहता हूँ, वरना पुलिस रूबन को ढूंढकर मार डालेगी। तब वो दोनों हाथीराम को रूबन से मिलाने के लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे लोग रोज को मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सबको लगता था कि रोज ने थॉम का खून किया है। ये सब देखने के बाद मेघना अपने ऑफिसर के साथ मिलकर उन लोगों को रोकने लगती है। तभी हाथीराम मेघना को कॉल करके कहता है कि हमें रोज को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ेगा। जिसके
इसके बाद वो सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और पुलिस भी उन्हें रोक रही थी। इतने में एक ऑफिसर के हाथों से गोली चल जाती है जो कि एक बच्चे को लगती है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ एकदम से भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे सिचुएशन संभालना काफी मुश्किल हो गया था। तब मेघना रोज को लेकर हॉस्पिटल के पीछे से भागने लगती है, पर कुछ लोग मेघना पर हमला कर देते हैं। हालांकि जब तक वो लोग रोज को मार पाते उससे पहले हाथीराम आकर उन सभी लोगों को मारने लगता है। फिर हाथीराम कैसे भी करके मेघना और रोज को बचाकर हॉस्पिटल से बाहर लाता है और फिर ये लोग वैन में बैठकर वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम हाथीराम की पत्नी को देखते हैं। वो देखते कि गीता का बेटा काफी निराश बैठा था और उसे अपनी मॉम की काफी याद आ रही थी। इस पे वो उसे जाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम हमारे साथ हैं। अगर तुम्हें कभी अपनी मॉम की याद आए तो तुम मेरे पास आ जाना। फिर कुछ देर बाद हाथीराम और मेघना रोज को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। साथ ही हाथीराम को भी काफी चोटें आई होती हैं और वो लंगड़ा के चल रहा था। तब डॉक्टर उसे बताती है कि अगर कोई आदमी ज्यादा नशा कर ले तो उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो इंसान लंगड़ा कर चलने लगता है। उनकी बातों से हाथीराम को रोज की डॉक्टर की याद आती है और रोज की डॉक्टर को भी ड्रिंक करने के बाद चलने में प्रॉब्लम होती थी। हाथीराम को किसी आदमी ने ये भी बताया था कि रघु को उसने एक लंगड़ाती हुई लड़की के साथ देखा था। इससे हाथीराम समझ जाता है कि रोज की डॉक्टर उसे रघु रोज के बारे में सब कुछ बता सकती है। जिसके बाद हाथीराम रोज की डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताने को कहता है। वो उसे बताती कि रोज और थॉम का अफेयर चल रहा था और उन दोनों के अफेयर की वजह से रोज प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि रोज को थॉम नहीं बल्कि उसकी बीवी पैसे दिया करती थी ताकि वो एकदम चुप रहे। फिर कुछ समय बाद रोज को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने जैन रखा। रोज जैन को अपने साथ बॉर्डर क्रॉस करके ले जाना चाहती थी, मगर रोज इन दिनों काफी नशा भी किया करती थी। इसलिए डॉक्टर समझ गई थी कि रोज जैन को अच्छे से संभाल नहीं पाएगी। इसी वजह से वो जैन को अपने पास ही रखने का फैसला करती है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि इस दिन के बाद मैंने रोज को कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ रेड्डी की बीवी ग्रेस थॉम की बीवी से आकर कहती है कि जब से थॉम की मौत हुई है तब से बिजनेस काफी खराब चल रहा है, इसलिए हमें अपनी कंपनीज को बेचकर इन्वेस्टर्स को उनके पैसे लौटा देने चाहिए। तब थॉम की बीवी भी उसकी बात मान लेती है। फिर ग्रेस रेड्डी से कॉल करके कहती है कि वो कंपनी बेचने के लिए मान गई है। ये सुनकर रेड्डी खुश हो जाता है। अब हाथीराम मेघना को आकर सारी बात बता देता है कि थॉम की बीवी को रोज और थॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो रोज को हमेशा पैसे दिया करती थी। लेकिन अभी भी वो लोग सोच में पड़े रहते हैं कि आखिर थॉम को मारा किसने होगा। इसी बात का जवाब पाने के लिए हाथीराम रूबन से मिलना चाहता था। फिर मेघना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है और मेघना के साथ हाथीराम भी स्कूल आया था। वहाँ हाथीराम को पता चलता है कि थॉम की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी, जिसकी 16 साल की उम्र में मौत हो गई थी। फिर हम रूबन को देखते हैं। रूबन को उसके आदमी बताते हैं कि तुम्हारे घर पर ग्रेस कुछ काम से आई थी। इस पे रूबन समझ जाता है कि जरूर रेड्डी उसकी कंपनी को बेचने का प्लान कर रहा है, लेकिन रूबन उसे ऐसा करने देना नहीं चाहता था। अब अगले दिन हाथीराम थॉम की बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि थॉम की बेटी और रोज एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। ये देखकर हाथीराम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी समय हाथीराम को एक आदमी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि रूबन तुमसे मिलना चाहता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम हाथीराम को देखते हैं। हाथीराम एक जगह पर बैठकर रूबन का इंतजार कर रहा था। तभी हाथीराम के पास कुछ लोग आते हैं और उसे कार में ले जाने लगते हैं। उसी समय मेघना भी उस कार का पीछा कर रही होती है। फिर रास्ते में वो लोग हाथीराम के सारे कपड़े उतरवा कर उसे दूसरे कपड़े पहना देते हैं और मेघना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इतने में मेघना की कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और जब वो ट्रक मेघना के सामने से हटता है तब तक वो गुंडे हाथीराम को लेकर जा चुके थे। मेघना सोच में पड़ जाती है कि वो गुंडे हाथीराम को लेकर कहाँ गए होंगे। फिर जब हाथीराम रूबन के पास पहुँच जाता है तो वो रूबन से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी बहन ने इसलिए खुदकुशी की थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि रोज और थॉम का अफेयर चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रोज भी थॉम की सौतेली बेटी थी, इसलिए तुम्हारी मॉम रोज को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिया करती थी। अब जब हाथीराम रूबन से बात कर रहा होता है उसी समय हम डैनियल को देखते हैं जिसने दूर से इन लोगों पर निशाना बना रखा था। रूबन भी हाथीराम से कहता है कि मेरे पिता एक बहुत बुरे इंसान थे, उन्होंने मेरी मॉम को धोखा दिया था, इसलिए मुझे उनसे नफरत है और वो इतने ज्यादा गिर गए थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ रूबन ये सब कह ही रहा होता है। इतने में डैनियल रूबन को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब रूबन के मरने के बाद रूबन के आदमी हाथीराम पर हमला कर देते हैं, मगर तब तक मेघना हाथीराम की मदद के लिए वहाँ आ जाती है और हाथीराम और मेघना मिलकर
रूबन के सारे आदमियों को मार डालते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद ये खबर रेड्डी को पता चल जाती है तो रेड्डी अपनी बीवी से कहता है कि कुछ दिनों में समिट होने वाला है, इसलिए तुम रूबन की मरने की खबर किसी को मत बताना। वहीं हम अंकल कैन को देखते हैं और अंकल कैन नागालैंड को समिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ रूबन की मॉम को भी अपने बेटे की मौत की खबर पर काफी दुख होता है। फिर मेघना रूबन के मरने की बात अपने हेड ऑफिसर को बताती है कि रूबन को हम लोगों ने नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी ने मारा है। ये सुनकर हेड ऑफिसर भी चौंक जाता है। फिर वो मेघना से कहता है कि अब तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वैसे भी रूबन को मारने के बाद हमारा पूरा केस सॉल्व हो गया है। इसके बाद विर्क हाथीराम को कॉल करके बताता है कि रेड्डी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कुछ साल पहले रेड्डी के खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई थी, लेकिन रेड्डी ने इस पूरी फाइल को ही गायब कर दिया था। ये सुनकर हाथीराम को रेड्डी पर शक होने लगता है कि शायद से रेड्डी ही थॉम के मर्डर में शामिल होगा। जिसके बाद रोज की मॉम रोज से मिलने हॉस्पिटल में आती है, जो कि उससे काफी समय बाद मिल रही थी। तब रोज की हालत देखकर वो काफी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रोज की इतनी बदतर हालत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम हाथीराम की बीवी को देखते हैं, जिसके घर पर एक दादाजी और दादी आते हैं। असल में वो दोनों रघु के पेरेंट्स थे जो अपने पोते को अपने साथ ले जाने आए थे। दादा और दादी हाथीराम की बीवी से कहते हैं कि हम लोगों की हालत कुछ दिनों से काफी खराब थी, इसलिए हम लोग रघु के बच्चे को लेने नहीं आ पाए, पर अब हम लोग अपने पोते को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब हाथीराम की बीवी कहते कि ठीक है, जैसे मेरे पति आ जाएंगे तुम इस लड़के को यहाँ से ले जा लेना। वहीं हम हाथीराम को देखते हैं जो मेघना से कहता है कि रूबन ने मरने से पहले मुझे बताया था कि थॉम कभी भी समिट में जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन थॉम का 60 करोड़ का माल पुलिस ने पकड़ लिया और माल की जानकारी थॉम के किसी करीबी दोस्त ने दी थी। यहाँ हाथीराम को पूरा यकीन था कि वो माल की जानकारी जरूर रेड्डी ने पुलिस को दी होगी, क्योंकि रेड्डी को थॉम के बारे में सब कुछ पता था। तब मेघना हाथीराम को बताती है कि जिस स्नाइपर ने रूबन को मारा था वो स्नाइपर कोहिमा टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की कार में आया था। ये सुनने के बाद हाथीराम उस एजेंसी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता कि वो स्नाइपर शिव की कार में बैठकर रूबन को मारने आया था। इससे हाथीराम समझ जाता है कि शिव जरूर उस स्नाइपर के बारे में जानता है। फिर हाथीराम शिव को जाकर बहुत मारता है और सारी बात बताने को कहता है। इस पे शिव उसे बताता है कि डैनियल नाम के आदमी ने रूबन को मारा था, क्योंकि डैनियल को एक गाड़ी की जरूरत थी और उस समय मेरे ऊपर भी एक केस चल रहा था। उस केस की वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था, इसलिए डैनियल ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसे अपनी गाड़ी दे दूंगा तो वो मुझे इस केस से बाहर निकालने में मदद करेगा। इधर हम विर्क को देखते हैं जो डैनियल की गर्लफ्रेंड से जाकर कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि थॉम की मौत के दिन डैनियल तुम्हारे साथ था। इस पे वो उसे कहते कि उस दिन डैनियल मेरे साथ सिर्फ रात के 11 बजे तक था और 11 बजे के बाद वो मेरे पास से चला गया था। साथ ही वो उसे बताते कि डैनियल लंगचोमा नाम की जगह से आता है। इस जगह के लोग अपने लीडर के लिए काफी वफादार होते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो थॉम को कभी मार नहीं सकता। पर विर्क को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और सभी लोगों को डैनियल पर ही शक होने लगता है। जिसके बाद विर्क हाथीराम को कॉल करके सारी बात बता देता है। यह सुनकर हाथीराम चर्च में जाकर डैनियल के डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि डैनियल के मॉम डैड बहुत पहले मर गए थे और डैनियल को बचपन से कैन ने पाला था। इससे हाथीराम समझ जाता है कि जरूर कैन के कहने पर डैनियल ने थॉम को मारा होगा। फिर हाथीराम जल्दी से कॉल करके ये बात मेघना को बताता है, लेकिन तभी हम मेघना को देखते हैं जिसके सामने डैनियल बैठा था। डैनियल ने मेघना को किडनैप करके रखा था और जब मेघना कॉल पर हाथीराम से मदद मांगती है उसी समय डैनियल मेघना को गोली मार देता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रोज ड्रिंक करके कहीं जा रही थी। तब ड्रिंक करने के बाद रोज को जरा भी होश नहीं था, इसलिए कुछ लोग रोज का फायदा उठाने की सोचते हैं, मगर इतने में रघु आकर रोज को उन लोगों से बचा लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि नागालैंड का समिट सक्सेसफुल हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग खुश थे। इस समिट की वजह से नागालैंड में डेवलपमेंट होने वाला था। फिर जब हाथीराम उस जगह पर जा रहा होता है जहाँ डैनियल ने मेघना को मारा था, वही डैनियल बिल्डिंग के ऊपर से हाथीराम पर हमला करने लगता है और हाथीराम भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हाथीराम और डैनियल के बीच में काफी लड़ाई होती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे थे। हालांकि आखिर में हाथीराम डैनियल को जान से मार डालता है और हाथीराम को आज जाकर सुकून मिलता है
कि उसने अंसारी और मेघना के कातिल को मार डाला। फिर अगले दिन आइजैक हाथीराम से कहता है कि सर आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इसलिए आपको अब वापस चले जाना चाहिए। इस पे हाथीराम कहता है कि अभी नहीं, मुझे पूरे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इतना कहने के बाद वो सीधा कैन से मिलने उनके घर जाता है। फिर वो कैन से पूछता है कि आपने थॉम को क्यों मरवाया था। इस पे वो उसे सारी बात बताता है कि थॉम समिट में नहीं आना चाहता था और उस रात थॉम का रेड्डी के साथ झगड़ा हो गया था और मुझे डर था कि उन दोनों के झगड़े की वजह से नागालैंड का समिट खराब ना हो जाए, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा, इसलिए मैंने थॉम को मार दिया था। और थॉम को मारने के बाद मैंने डैनियल से उसकी मदद मांगी थी, जिसके बाद हम दोनों ने ऐसा प्लान किया कि ये एक कोई पॉलिटिकल मर्डर है। हालांकि तुमने तो आखिर मुझे पकड़ ही लिया। फिर हाथीराम कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे और मैं नागालैंड के सभी लोगों को आपकी सच्चाई बता दूंगा। कैन उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो नागालैंड के सभी लोग वापस से दुखी हो जाएंगे और नागालैंड के समिट का कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने अपने लोगों की भलाई के लिए थॉम को मारा था, वैसे भी थॉम एक स्मगलर था। तब हाथीराम भी उसकी बात से सहमत होता है और वो फैसला करता है कि वो नागालैंड की भलाई के लिए किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर हाथीराम बाहर आता है तो उसे वहाँ के लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ये देखकर हाथीराम भी खुश हो जाता है। फिर सच्चाई जानने के बाद हाथीराम आइजैक के साथ एयरपोर्ट जा रहा होता है और रास्ते में आइजैक उसे बताता है कि पिछली रात रोज की हॉस्पिटल में मौत हो गई। यहाँ हाथीराम भी एक बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी था कि हाथीराम ने गीता से वादा किया था कि वो रघु को ढूंढ कर लाएगा, पर हाथीराम रघु को अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। फिर थोड़े टाइम बाद हाथीराम अपने घर पर आ जाता है और वो देखता है कि रघु के पेरेंट्स अपने पोते को ले जाने आए थे। तब हाथीराम उनकी बात मानकर बच्चे को उनके साथ भेज देता है और हाथीराम और उसकी पत्नी इस बच्चे के लिए काफी खुश थे कि चलो उसे उसके दादा दादी तो मिल गए। फिर अगली सुबह हाथीराम अपने पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहाँ हाथीराम को हेड ऑफिसर कहते हैं कि तुमने मुझे बिना बताए थॉम के केस को रिस्टार्ट किया था, इसलिए अब तुम्हें कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि हाथीराम को अपने सस्पेंड होने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हाथीराम ने अपने दोस्त का बदला ले लिया था। फिर हाथीराम रघु को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उस फुटेज में वो रघु को देखता है जो कि एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रोज को लेने आया था। तब हाथीराम उस ऑटो रिक्शा के ओनर के पास जाता है जिसका नाम टोकस था। टोकस पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन कैसे भी करके टोकस को पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद टोकस हाथीराम को सारी बात बताने लगता है कि रघु उस दिन किसी लड़की को स्टेशन ले जाने के लिए मेरा ऑटो लेके गया था और रघु ने मुझे कहा था कि वो लड़की उसे इस काम के बदले 5 लाख रुपए देगी और वो मुझे 10,000 रुपए देने वाला था। फिर जब रघु मेरा ऑटो लेकर वापस आया तो मैंने रघु से अपने हिस्से के 10,000 रुपए मांगे, पर रघु के पास देने के लिए एक भी रुपया नहीं था। इसी कारण रघु और हमारे बीच में लड़ाई होने लगी और लड़ाई में गलती से रघु की जान चली गई। फिर रघु को मारने के बाद हम लोगों ने उसे एक खेत में गाड़ दिया था। तब वो लोग हाथीराम को रघु की लाश के पास लेकर जाते हैं और रघु की लाश देखकर हाथीराम काफी दुखी हो जाता है। साथ ही वहाँ हाथीराम को रघु का कुछ सामान भी मिलता है और वो उन लोगों से कहता है कि रघु को कोई 5 लाख रुपए नहीं मिले थे, इसलिए उसने तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दिए और तुमने उसे फालतू में मार डाला। फिर हाथीराम और विर्क एक साथ होते हैं तो विर्क हाथीराम से पूछता है कि अगर रोज को थॉम से पैसे मिलने वाले थे जो कि उसे नहीं मिले तो पैसे आखिर गए कहाँ। इस पर हाथीराम भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ, ये पैसे गए कहाँ। साथ ही हाथीराम बातों बातों में कहता है कि अब मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं इससे परेशान हो गया हूँ। इतने में हाथीराम को एक बच्चे के हाथ में नोट दिखता है। वो नोट देखकर हाथीराम समझ जाता है कि थॉम रोज को हवाले के पैसे देने वाला था। तब हाथीराम जल्दी से रोज और रघु का सामान चेक करने लगता है और उस सामान में हाथीराम को एक फटा हुआ नोट मिलता है। असल में वो नोट हवाले का था और उस नोट के बदले में रोज को 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तब हाथीराम जीतू की मदद से हवाले के पैसे चेंज करने की जगह पर जाता है और वो नोट उस आदमी को देता है, जिसके बदले में वो आदमी हाथीराम को 2 करोड़ रुपए दे देता है। लेकिन हाथीराम उन 2 करोड़ में से 5 लाख रुपए ही लेता है क्योंकि रघु को रोज से सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। बाकी का पैसा वो वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद हाथीराम वो पैसे लेकर रघु के मॉम डैड को देने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद हाथीराम को दादा दादी मिल जाते हैं तो हाथीराम उन्हें उनके बेटे के पैसे दे देता है। जिसके बाद हाथीराम सुकून से घर जाने लगता है क्योंकि हाथीराम ने ये पूरा केस सॉल्व कर दिया था। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।